मिगुएल मोरेल्स को फुटबॉल बहुत पसंद था, लेकिन उसके फटे हुए डक्ट टेप से चिपके जूते उसे बदमाशों का आसान शिकार बना देते थे। जब मैदान के सबसे अमीर बच्चे ने उसका मजाक उड़ाया तो मिगुएल को बहुत शर्मिंदगी हुई। तभी एक काली एसयूवी रुकी और उससे लियोनेल मेसी बाहर निकले। फुटबॉल के इस दिग्गज ने आगे जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया और मिगुएल को एक ऐसा मौका दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि आप आज दुनिया में कहां से देख रहे हैं। कार्लोस मोरेल्स पाइन वैली के सामुदायिक केंद्र में चौकीदार का काम करते थे। 45 साल की उम्र में वह मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। अपनी पत्नी की 3 साल पहले मृत्यु के बाद अपने 12 साल के बेटे मिगुएल का पालन पोषण कर रहे थे। मिगुएल एक अच्छा लड़का था जिसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा फुटबॉल पसंद था। पिताजी, क्या मैं कृपया नए फुटबॉल के जूते ले सकता हूं? मिगुएल ने एक शाम पूछा जब कार्लोस सेम और चावल का एक साधारण सा खाना बना रहे थे। दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। कार्लोस ने अपने बेटे के घिसे पिटे जूतों को देखा जो डक्ट टेप से बंधे हुए थे। उसका दिल बैठ गया। बिजली का बिल देना था और उसकी कार की मरम्मत करवानी थी। मुझे माफ करना मिजो, शायद अगले महीने, कार्लोस ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। हमें पहले कार ठीक करवानी होगी ताकि मैं काम पर जा सकूं। मिगुएल ने सिर हिलाया, अपनी उदासी छिपाने की कोशिश करते हुए। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। अगले दिन सामुदायिक मैदान पर मिगुएल बेंच पर बैठा दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उनके महंगे क्लीट्स धूप में चमक रहे थे। शहर के अमीर इलाके के लड़कों का एक समूह उसके पास आया। अरे टेप शूज, तुम घर क्यों नहीं जाते? यह मैदान असली खिलाड़ियों के लिए है, टाइलर ने ताना मारा, टीम के कप्तान जिसके पिता पाइन वैली के आधे व्यवसायों के मालिक थे। हाँ, हम अपने मैदान पर तुम्हारे गरीबों के कीटाणु नहीं चाहते, ब्रैंडन ने टाइलर के साथी ने कहा। मिगुएल ने अपने टेप से लगे जूतों की ओर देखा, आंसू पीछे हटा रहा था। तभी एक चिकना काला एसयूवी मैदान पर आकर रुका। बच्चों के जबड़े नीचे गिर गए क्योंकि लियोनेल मेसी बाहर निकले। वे सामुदायिक केंद्र में एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए शहर में थे। यहां कोई समस्या है? मेसी ने पूछा उस समूह के पास जाकर। टाइलर की आंखें चौड़ी हो गईं। आप लियोनेल मेसी हैं और तुम कौन हो? मेसी ने पूछा, उन लड़कों के समूह को देखकर जो मिगुएल का मजाक उड़ा रहे थे। मैं टाइलर जेनकिंस हूं। मेरे पिता जेनकिंस रियल एस्टेट के मालिक हैं, टाइलर ने गर्व से कहा। ये मेरे दोस्त हैं। हम बस इस बच्चे को बता रहे थे कि वह हमारे साथ नहीं खेल सकता। मेसी की आंखें संकड़ गईं। और ऐसा क्यों है? ब्रैंडन ने मिगुएल के जूतों की ओर इशारा किया। इन्हें देखो, वह खेल खराब कर देगा। मेसी मिगुएल के पास गया जो अविश्वास में जम गया था। तुम्हारा नाम क्या है? मेसी ने धीरे से पूछा। मिगुएल मोरेल्स, उसने फुसफुसाया। क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है मिगुएल? मिगुएल ने उत्सुकता से सिर हिलाया। किसी भी चीज से ज्यादा सर, मेसी मुस्कुराया। तो फिर यही मायने रखता है, उसने दूसरे लड़कों की ओर मुड़कर कहा। सच्चे चैंपियन को उनके दिल में क्या है इससे मापा जाता है, उनके पैरों में क्या है इससे नहीं, टाइलर ने आंखें घुमाई। जो भी हो, वह अभी भी उन जूतों से नहीं खेल सकता। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, मेसी ने कहा मिगुएल के बगल में बैठकर। जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार के पास भी उचित जूते नहीं थे। कभी कभी मैं नंगे पैर खेलता था। लड़के हैरान दिखे। सच में? मिगुएल ने पूछा। सच में, मेसी ने पुष्टि की। सफलता महंगे उपकरणों के बारे में नहीं है, यह जुनून, अभ्यास और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आने के बारे में है। शहर के उस पार कार्लोस सामुदायिक केंद्र की फर्श साफ कर रहा था जब उसका फोन बज गया। ये श्रीमती जेनकिंस थीं, टाइलर की मां और सामुदायिक केंद्र बोर्ड की प्रमुख। श्री मोरेल्स, मुझे आपको तुरंत फुटबॉल के मैदान पर आने की जरूरत है, उसने तीखे स्वर में कहा। कार्लोस का दिल बैठ गया। मिगुएल ने अब क्या किया था? क्या टाइलर के साथ फिर से कोई झगड़ा हुआ था? मैं अभी आ रहा हूं श्रीमती जेनकिंस, उसने जवाब दिया। सबसे बुरा सोच रहा था। जैसे ही कार्लोस अपनी पुरानी खटखटाती कार से मैदान की ओर गया, वह मिगुएल के बारे में चिंतित था। मारिया की मृत्यु के बाद से उनके लिए जीवन कितना कठिन हो गया था। उसने 2 नौकरियां लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए गुजारा करने के लिए संघर्ष किया। मिगुएल जो जूते चाहता था उनकी कीमत लगभग 1 हफ्ते की तनख्वाह के बराबर थी। कार्लोस ने अपनी कार पार्क की और बुरी खबर की तैयारी करते हुए मैदान की ओर भाग गया, लेकिन उसने जो देखा उसने उसे रोक दिया।
वहां उसका बेटा था, दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के साथ फुटबॉल खेल रहा था, और मिगुएल ने बिल्कुल नए क्लीट्स पहने हुए थे। एलेनोर जेनकिंस, टाइलर की मां, अपनी बाहें पार करके अपने चेहरे पर नाराजगी के साथ खड़ी थी, क्योंकि उसने अपने बेटे को बेंच पर बैठे हुए देखा जबकि मिगुएल एक फुटबॉल दिग्गज के साथ खेल रहा था। श्री मोरेल्स, उसने ठंडे स्वर में कहा जैसे ही कार्लोस पास आया, हमें आपके बेटे के बारे में बात करने की जरूरत है। कार्लोस सुन नहीं रहा था, वह मिगुएल को गोल करते हुए देख रहा था। लियोनेल मेसी उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। श्री मोरेल्स, आपके बेटे ने आज यहां काफी हंगामा किया है, एलेनोर जेनकिंस ने कहा, अपने डिजाइनर ब्लेजर को सीधा करते हुए। शोएस, लियोनेल मेसी को पाइन वैली यूथ लीग से मिलना था, जिसके प्रायोजक मेरे पति हैं। समय बर्बाद नहीं करना था, उसने मिगुएल की ओर इशारा करते हुए कहा। अनाधिकृत बच्चों के साथ कार्लोस ने शर्म और गुस्से से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस किया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, मेसी दौड़ कर आया। तुम मिगुएल के पिता होगे, मेसी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारे बेटे में असली प्रतिभा है। कार्लोस ने मेसी का हाथ हिलाया, स्तब्ध होकर। शुक्रिया श्री मेसी, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया मुझे लियो कहो। मेसी मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैंने मिगुएल को एक जोड़ी क्लीट्स दी है। उसके दृढ़ संकल्प ने मुझे उसकी उम्र में खुद की याद दिला दी। एलेनोर ने बीच में बोला। श्री मेसी, हमें एक शेड्यूल बनाए रखना है। फोटोग्राफर इंतजार कर रहा है और दूसरे बच्चों, टीम के सदस्यों को आपके साथ समय बिताने की जरूरत है। जरूर, मेसी ने सिर हिलाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मिगुएल हमसे जुड़ जाए। वास्तव में मुझे लगता है कि उसे टीम के लिए कोशिश करनी चाहिए। एलेनोर की मुस्कान संकड़ गई। ट्राईआउट पिछले महीने थे और इसमें शुल्क शामिल है। मैं किसी भी शुल्क का भुगतान करूंगा, मेसी ने दृढ़ता से कहा। प्रतिभा को पैसे की वजह से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। टाइलर भड़क गया। मां, यह उचित नहीं है। उस चौकीदार के बच्चे हमारे स्कूल में भी नहीं जाता। टाइलर जेनकिंस, एलेनोर ने फुसफुसाया। अभी नहीं, लेकिन मां, हम घर पर इस पर चर्चा करेंगे, एलेनोर ने दांतों तले दबाते हुए कहा। इस बीच शहर के उस पार पाइन वैली अस्पताल में डॉ विक्टोरिया रेयस ने अपनी घड़ी देखी। उन्हें 30 मिनट पहले फुटबॉल के मैदान पर अपने भतीजे लुइस को लेने जाना था, जो टाइलर की टीम में खेलता था। अस्पताल के मुख्य सर्जन के रूप में उनका कार्यक्रम हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन उन्होंने अपनी बहन मारिया से वादा किया था कि वह मारिया की कैंसर से मृत्यु के 3 साल बाद लुइस की देखभाल करेंगी। बस एक और मरीज, डॉ रेयस, नर्स ने कहा, उसे एक चार्ट सौंपते हुए। विक्टोरिया ने आह भरी और परीक्षा कक्ष में गई, जहां एक बुजुर्ग आदमी मेज पर बैठा था। श्री पीटरसन, आज क्या समस्या है? समस्या? उसने पूछा। यह फिर से मेरा दिल है, उसने कहा। दवा काम नहीं कर रही है। विक्टोरिया ने उसका चार्ट देखा। जॉर्ज पीटरसन एक अमीर व्यवसायी था जो उस कारखाने का मालिक था जहां कार्लोस रात में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। वह एलेनोर जेनकिंस के साथ सामुदायिक केंद्र बोर्ड में भी था। हमें आपकी खुराक में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, विक्टोरिया ने कहा, लेकिन पहले आइए कुछ परीक्षण करते हैं। फुटबॉल के मैदान पर वापस मेसी टीम के साथ फोटो ले रहा था। मिगुएल समूह के किनारे पर अजीब तरह से खड़ा था। उसके नए क्लीट्स धूप में चमक रहे थे। करीब आओ सब लोग, फोटोग्राफर ने बुलाया। मिगुएल, तुम भी? टाइलर घूरता रहा, लेकिन जगह बना दी क्योंकि मिगुएल फोटो में आ गया। कार्लोस किनारे से देख रहा था, दिन की घटनाओं से अभिभूत होकर। काफी अद्भुत कार्य करता है ना? कार्लोस के बगल में एक आवाज आई। उसने देखा कि रॉबर्ट जेनकिंस एलेनोर के पति और पाइन वैली के सबसे अमीर व्यक्ति थे। रॉबर्ट रियल एस्टेट कंपनी कारखाने का मालिक था और उसने हाल ही में सामुदायिक केंद्र की संपत्ति खरीदी थी। श्री जेनकिंस, कार्लोस ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। आपका बेटा अच्छा खेलता है हो? रॉबर्ट की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ ठीक है, ये सबसे अच्छे कोचों के लिए मददगार है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, उसने रुक कर कहा। तुम्हें पता है, मोरेल्स सामुदायिक केंद्र बोर्ड कुछ स्टाफिंग परिवर्तन पर विचार कर रहा है, बजट में कटौती और यह सब। कार्लोस को ठंडक महसूस हुई। क्या आप मेरी नौकरी को खतरे में डाल रहे हैं श्री जेनकिंस? बिल्कुल नहीं, रॉबर्ट ने आसानी से कहा। बस बातचीत कर रहा हूं। उसने मिगुएल की ओर इशारा किया। अपने बेटे के 15 मिनट के प्रसिद्धि का आनंद लें।
जैसे ही रॉबर्ट चला गया, डॉ विक्टोरिया रेयस आखिरकार मैदान पर पहुंची, समूह की ओर भाग रही थी। मुझे बहुत दुख है कि मैं देर से हूं, उसने लुइस से कहा। फिर वह रुकी, कार्लोस को पहचानते हुए। कार्लोस, कार्लोस मोरेल्स? कार्लोस मुड़ा, अपनी दिवंगत पत्नी के डॉक्टर को देखकर हैरान हो गया। डॉ रेयस, कृपया मुझे विक्टोरिया कहो, उसने कहा। मैंने आपको तब से नहीं देखा है। वह रुक गई, अंतिम संस्कार को याद करते हुए। मारिया की मृत्यु के बाद से कार्लोस ने पूरा किया 3 साल हो गए हैं। विक्टोरिया ने दुख से सिर हिलाया। मिगुएल कैसा कर रहा है? इससे पहले कि कार्लोस जवाब दे पाता, मैदान पर हंगामा हो गया। टाइलर ने मिगुएल को जमीन पर धक्का दे दिया था। तुम यहां नहीं हो सकते, टाइलर चिल्लाया। मेरे पिता इस मैदान के मालिक हैं। मेसी उनके बीच आ गया। काफी है, एलेनोर दौड़कर आई, टाइलर को दूर खींचते हुए। वह बस थक गया है श्री मेसी। लड़के लड़के ही होते हैं। रॉबर्ट जेनकिंस उनसे जुड़ क्या सुन, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। टाइलर, कार में आ जाओ अभी। जेनकिंस परिवार के जाने पर रॉबर्ट ने मेसी की ओर मुड़कर कहा, हम आपके दौरे की सराहना करते हैं श्री मेसी, लेकिन मुझे लगता है कि यह समय है कि आप अपनी अगली उपस्थिति में चले जाइए। मेसी ने मिगुएल को देखा, जिसकी मदद लुइस और विक्टोरिया कर रहे थे। वास्तव में मैं अपने कार्यक्रम में बदलाव करना चाहता हूं। मैं पाइन वैली में और भी चीजें देखना चाहता हूं, विशेष रूप से इसका युवा फुटबॉल कार्यक्रम। रॉबर्ट की मुस्कान गायब हो गई। यह संभव नहीं है। मुझे लगता है कि यह है, मेसी ने शांति से उत्तर दिया। वास्तव में मैं अपने प्रवास को बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं। कार्लोस ने बढ़ती चिंता के साथ इस आदान प्रदान को देखा। जेनकिंस परिवार पाइन वैली में सब कुछ नियंत्रित करता था, उसकी आजीविका भी शामिल है। लेकिन मिगुएल का चेहरा रोशन होते हुए देखकर मेसी ने उसका बचाव किया। कार्लोस को एहसास हुआ कि कुछ चीजें लड़ने लायक थीं। जैसे ही सूरज फुटबॉल के मैदान पर डूबने लगा, लड़ाई की रेखाएं खींची जा रही थीं। अमीर जेनकिंस परिवार बनाम एक विनम्र चौकीदार और उसका बेटा, और किसी तरह दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी ने उनका पक्ष चुना था। उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि डॉ रेयस के साथ अपनी नियुक्ति से घर जाते समय जॉर्ज पीटरसन को दिल का दौरा पड़ा था। उसकी कार अब फुटबॉल के मैदान से केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर एक पेड़ के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसके हाथ में एक गुप्त दस्तावेज था, एक ऐसा दस्तावेज जो पाइन वैली में सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही एम्बुलेंस जॉर्ज पीटरसन के हादसे की ओर दौड़ी, पाइन वैली में सायरन बज उठे। डॉ विक्टोरिया। रेयस का फोन तुरंत बज उठा। डॉ रेयस, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं अभी आ रही हूं। कार्लोस की ओर मुड़ी। मुझे जाना होगा, एक हादसा हुआ है। कार्लोस ने सिर हिलाया। जरूर, हमें कभी मिलना चाहिए, विक्टोरिया ने जल्दी से कहा। मिगुएल के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में। जैसे ही विक्टोरिया भागी, मिगुएल अपने पिता के पास आया, अभी भी मेसी द्वारा दिए गए नए क्लीट्स को पकड़े हुए। पिताजी, क्या सब कुछ ठीक है? मिगुएल ने पूछा। कार्लोस ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ मिजो, लेकिन देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए। मेसी चला आया। कार्लोस, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूं? कार्लोस ने सिर हिलाया और वे अलग हो गए। आपके बेटे में असली प्रतिभा है, मेसी ने कहा। मैं अगले हफ्ते पाइन वैली होटल में रह रहा हूं। मैं मिगुएल और कुछ अन्य बच्चों के साथ काम करना चाहता हूं जिन्हें अवसर नहीं मिलते हैं। श्री मेसी, लियो, मेसी ने सही किया। लियो, कार्लोस ने जारी रखा। यह बहुत उदार है, लेकिन जेनकिंस परिवार को यह पसंद नहीं आएगा, और वे मूल रूप से इस शहर के मालिक हैं। मेसी मुस्कुराया। मुझे इसकी चिंता करने दो। क्या कल सुबह 9 बजे ठीक है? कार्लोस ने मिगुएल के आशान्वित चेहरे को देखा और सिर हिलाया। हम यहां होंगे। पाइन वैली अस्पताल में डॉ रेयस आपातकालीन कक्ष में भाग गईं। श्री पीटरसन कहां हैं? नर्स ने एक ट्रॉमा बे की ओर इशारा किया। वह गंभीर है। पैरामेडिक्स ने इसे उसके हाथ में पकड़ा हुआ पाया। उसने विक्टोरिया को एक खून से सना हुआ लिफाफा दिया। विक्टोरिया ने इसे देखा और जम गई। लिफाफा उसे संबोधित था, जिस पर मारिया मोरेल्स के बारे में लिखा था। उसने इसे अपनी जेब में डाल दिया क्योंकि वह जॉर्ज पीटरसन का इलाज करने के लिए जल्दी में थी। घंटों बाद विक्टोरिया अपने कार्यालय में अकेली बैठी थी, बिना खोले लिफाफे को घूर रही थी। जॉर्ज पीटरसन स्थिर हो गया था, लेकिन बेहोश ही रहा। कांपते हाथों से उसने आखिरकार उसे खोला। अंदर एक पत्र और कानूनी दस्तावेज थे।
प्रिय डोरेस, पत्र शुरू हुआ। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ कुछ हुआ है। आपको मारिया मोरेल्स की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानने की जरूरत है। यह केवल कैंसर ही नहीं था जिसने उसे मार दिया। अगली सुबह कार्लोस और मिगुएल फुटबॉल के मैदान पर मेसी को पहले से ही ड्रिल के लिए शंकु लगाते हुए पाए। उनके आश्चर्य के लिए वहां कई अन्य बच्चे भी थे, सभी शहर के गरीब इलाके से। सुप्रभात, मेसी ने पुकारा। खेलने के लिए तैयार? मिगुएल मुस्कुराया और दूसरों से जुड़ने के लिए दौड़ा। कार्लोस ने विक्टोरिया के भतीजे लुइस को बेंच पर अकेले बैठे देखा। क्या तुम नहीं खेल रहे हो? कार्लोस ने उससे पूछा। लुइस ने सिर हिलाया। मेरी चाची ने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि उसे आपसे बात करने की जरूरत है। वह बहुत परेशान लग रही थी। इससे पहले कि कार्लोस जवाब दे पाता, एक काली एसयूवी पार्किंग में आकर रुकी। रॉबर्ट और एलेनोर जेनकिंस बाहर निकले। उनके पीछे सूट पहने दो आदमी थे। यहां क्या हो रहा है? रॉबर्ट ने मेसी की ओर बढ़ते हुए मांग की। यह निजी संपत्ति है वास्तव में, मेसी ने शांति से उत्तर दिया। मैंने शहर से जांच की। यह हर दिन शाम 5 बजे तक सार्वजनिक संपत्ति है। यह हास्यास्पद है। एलेनोर हड़बड़ा गई। हमें वर्षों से विशेष पहुंच मिली हुई है। कानूनी रूप से नहीं, मेसी ने कंधे उचकाए। सिटी मैनेजर कल मुझे कॉल करने पर बहुत मददगार था। रॉबर्ट का चेहरा लाल हो गया। कार्लोस, क्या तुमने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया? उसे इससे बाहर रखो, मेसी ने दृढ़ता से कहा। यह मेरा विचार था। रॉबर्ट कार्लोस के करीब आ गया। तुम बर्खास्त हो। सामुदायिक केंद्र और कारखाने में अपनी लॉकर साफ करो। तुम फिर कभी पाइन वैली में काम नहीं कर पाओगे। मिगुएल अपने पिता के बगल में दौड़ा। पिताजी, क्या हो रहा है? ठीक है मिजो, कार्लोस ने कहा, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब वे कैसे बचेंगे? तभी विक्टोरिया की कार लॉट में आ गई। वह जल्दी में आई, अभी भी अपने अस्पताल के स्क्रब पहने हुए। रॉबर्ट, हमें बात करने की जरूरत है, उसने तुरंत कहा। निजी तौर पर? अभी नहीं विक्टोरिया, रॉबर्ट ने फटकार लगाई। मैं एक स्थिति से निपट रहा हूं। विक्टोरिया ने एक लिफाफा ऊपर उठाया। यह पीटरसन फैक्ट्री केमिकल्स के बारे में है और मारिया मोरेल्स के बारे में। रॉबर्ट के चेहरे से रंग उड़ गया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? जॉर्ज पीटरसन का कल हादसा हो गया था, विक्टोरिया ने कहा। उसने मुझे यह छोड़ा था। जाहिर है आपका कारखाना 3 साल पहले पानी की आपूर्ति को दूषित कर रहा था। रसायन जो शहर के दक्षिण हिस्से में कैंसर के समूह का कारण बने। कार्लोस ने विक्टोरिया को घूरते हुए देखा। क्या? मारिया का कैंसर, विक्टोरिया ने धीरे से कहा। यह यादृच्छिक नहीं था कार्लोस। इन दस्तावेजों के अनुसार रॉबर्ट और जॉर्ज को संदूषण के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे छिपा दिया। यह बेतुका है, रॉबर्ट चिल्लाया। पीटरसन एक बूढ़ा पागल आदमी है। दस्तावेज वैध लग रहे हैं, विक्टोरिया ने जारी रखा, और परीक्षण परिणाम झापन एक बड़े मुकदमे के लिए आवश्यक हर चीज है। कार्लोस को चक्कर आ गया। मारिया कारखाने के रसायनों के कारण मर गई। कार्लोस, रॉबर्ट ने कहा। उसका स्वर अचानक मिलनसार हो गया। यह सब एक गलतफहमी है। आइए इस पर उचित लोगों की तरह चर्चा करते हैं। उचित? कार्लोस की आवाज कांप रही थी। मेरी पत्नी मर चुकी है। मेरे बेटे की कोई मां नहीं है, और तुम मुझे बता रहे हो कि यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम उचित अपशिष्ट निपटान पर पैसे बचाना चाहते थे। एलेनोर आगे बढ़ी। ध्यान से सोचो कार्लोस, हम पर तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? तुम सिर्फ एक चौकीदार हो। मेसी चुपचाप सुन रहा था। अब उसने बात की। मैं उस पर विश्वास करता हूं, और मुझे लगता है कि मेरे 300 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी करेंगे। रॉबर्ट पीला पड़ गया। तुम हिम्मत नहीं करोगे? मुझे आजमाओ, मेसी ने उत्तर दिया। मैं एक साधारण चैरिटी कार्यक्रम के लिए पाइन वैली आया था। इसके बजाय मुझे भ्रष्टाचार, बदमाशी और अब कॉरपोरेट हत्या मिली। आपको लगता है कि यह कहानी प्रेस में कैसे चलेगी? बच्चे इकट्ठे हो गए थे, बड़ों के झगड़े को आंखें फाड़कर देख रहे थे। पिताजी, मिगुएल ने कार्लोस की बाजू खींची। क्या मां की मृत्यु उनकी गलती है? इससे पहले कि कार्लोस जवाब दे पाता, टाइलर भीड़ में से धक्का देते हुए आगे बढ़ा। मुझे रसायनों के बारे में पता था, उसने कहा। मैंने पिछले साल पिताजी और श्री पीटरसन को बात करते हुए सुना था। उन्होंने कहा कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। टाइलर, एलेनोर ने आश्चर्य से कहा। चुप रहो। नहीं मां, टाइलर ने दृढ़ता से कहा। यह गलत है। मिगुएल की मां की मृत्यु पिताजी के कारखाने के कारण हुई, इसलिए मैं मिगुएल
के प्रति इतना क्रूर रहा हूं। मैं उसे यह जानकर सामना नहीं कर सकता था कि पिताजी ने क्या किया। एलेनोर ने टाइलर के हाथ को पकड़ लिया। कार में आ जाओ अभी। नहीं, टाइलर ने दूर खींच लिया। मुझे माफ करना मिगुएल, हर चीज के लिए। मिगुएल ने टाइलर को, फिर जेनकिंस माता पिता को और आखिरकार अपने पिता को देखा। पिताजी, क्या हो रहा है? कार्लोस ने घुटने टेकते और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। सच्चाई सामने आ रही है मिजो, मां के बारे में, हर चीज के बारे में। रॉबर्ट का फोन बज गया। उसने इसका उत्तर दिया। उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ रहा था। आपका क्या मतलब है कि पीटरसन जाग गया? उसने किससे बात की है? उसने अचानक फोन रख दिया। यह खत्म नहीं हुआ है, उसने कार्लोस पर फुसफुसाया, इससे पहले कि वह मेसी की ओर मुड़ता। और आपको आरोप लगाने के बारे में सावधान रहना चाहिए। जैसे ही जेनकिंस परिवार अपनी कार में वापस चला गया, विक्टोरिया ने कार्लोस से संपर्क किया। और भी है? उसने चुपचाप कहा। जॉर्ज पीटरसन ने आपके लिए कुछ और छोड़ा है। यह मारिया की जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में है, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया था कि वह मौजूद नहीं है। कार्लोस आश्चर्य से ऊपर देखता है। क्या? विक्टोरिया ने उसे एक और दस्तावेज दिया। यह $500,000 का है कार्लोस, और सबूत है कि रॉबर्ट जेनकिंस ने मारिया की मृत्यु के बाद इसे आपसे छिपा दिया था। जैसे ही जेनकिंस की कार तेजी से दूर हो गई, कार्लोस फुटबॉल के मैदान के बीच में खड़ा था, उस सबूत को पकड़े हुए जो उसके और मिगुएल के लिए सब कुछ बदल सकता था। लेकिन किस कीमत पर? और पाइन वैली में और कौन कारखाने के घातक रहस्य से प्रभावित हुआ था? पाइन वैली में समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। शाम तक स्थानीय टीवी स्टेशन ने एक विशेष रिपोर्ट चलाई। प्रमुख व्यवसायी पर कैंसर से होने वाली मौतों से जुड़े विषाक्त डंपिंग का आरोप लगाया गया। कार्लोस अपने छोटे से अपार्टमेंट में मिगुएल के साथ बैठा था, स्तब्ध खामोशी में रिपोर्ट देख रहा था। फोन लगातार बजता रहा। उनके पड़ोस के अन्य परिवार यह जानना चाहते थे कि क्या यह सच है। पिताजी, क्या हम ठीक होने वाले हैं? मिगुएल ने पूछा। उसकी आंखें चिंता से चौड़ी थीं। कार्लोस ने अपने बेटे को पास खींच लिया। हाँ मिजो, बहुत समय बाद पहली बार मुझे लगता है कि हम हैं। दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें चौंका दिया। कार्लोस ने उसे खोला और विक्टोरिया, लुइस और मेसी को वहां खड़ा पाया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? विक्टोरिया ने पूछा। कार्लोस ने सिर हिलाया। अपने विनम्र घर से शर्मिंदा था। यह बहुत कुछ नहीं है, यह परिपूर्ण है, मेसी ने दयालुता से कहा। वे छोटे से लिविंग रूम में इकट्ठे हुए। दीवारों पर मारिया की तस्वीरें थीं, सुंदर मुस्कुराती हुई मारिया और एक बच्चे के रूप में मिगुएल। मैं पूरा दिन पीटरसन के दस्तावेजों को देख रहा हूं, विक्टोरिया ने समझाया। इस संदूषण से इस पड़ोस में कम से कम 30 परिवार प्रभावित हुए हैं। 15 कैंसर के मामले, 8 मौतें, जिनमें मारिया भी शामिल है। कार्लोस ने अपनी आंखें बंद कर, दर्द उस पर छा गया। इस पूरे समय मुझे लगा कि यह केवल दुर्भाग्य था। यह भाग्य नहीं था, विक्टोरिया ने धीरे से कहा। यह लालच था, और अब हमारे पास सबूत हैं। अस्पताल बोर्ड ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, विक्टोरिया ने जारी रखा। वे रॉबर्ट जेनकिंस से खुद को अलग करना चाहते हैं, और जिला अटॉर्नी पहले से ही जांच कर रहा है। इसका हमारे क्या मतलब है? कार्लोस ने पूछा। इसका मतलब है कि आपके पास एक मामला है, विक्टोरिया ने उत्तर दिया। एक बड़ा। मैंने एक वकील से संपर्क किया है जो पर्यावरणीय मामलों में विशेषज्ञता रखता है। वह सभी प्रभावित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। मिगुएल, जो चुप रहा था, ने अचानक बात की। क्या इससे मां वापस आ जाएगी? कमरा शांत हो गया। कार्लोस ने अपने बेटे के सामने घुटने टेक दिए। नहीं मीजो, कुछ भी मां को वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिम्मेदार लोग न्याय का सामना करें, और हम उन अन्य परिवारों की मदद कर सकते हैं जो पीड़ित हैं। मिगुएल ने गंभीरता से सिर हिलाया। मां यही चाहती थी। मेसी, जो चुपचाप सुन रहा था, ने बात की। कार्लोस, मिगुएल, मैं मदद करना चाहता हूं, केवल फुटबॉल से नहीं, या पहले ही काफी कर चुके हैं। कार्लोस ने विरोध किया। नहीं, मेसी ने सिर हिलाया। जब मैं पाइन वैली आया तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक और उपस्थिति है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि इसका मतलब कुछ और था। वहां आगे झुका। मैं यहां एक फाउंडेशन स्थापित करना चाहता हूं, संदूषण से प्रभावित बच्चों के लिए, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और हां, खेलों के लिए भी। कार्लोस अवाक था। मेरे वकील पहले ही कागजात तैयार कर रहे हैं, मेसी ने जारी रखा, और मैं चाहता हूं कि आप, कार्लोस, इसे चलाने में मदद करें, एक उचित वेतन के साथ।
निश्चित रूप से। मैं? कार्लोस हकलाया। लेकिन मैं सिर्फ एक चौकीदार हूं। आप इससे कहीं अधिक हैं, मेसी ने उत्तर दिया। आप एक पिता हैं जिसने असंभव बाधाओं के खिलाफ अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी है। यही वह व्यक्ति है जो प्रभारी होना चाहिए। विक्टोरिया मुस्कुराई। वह सही कह रहा है कार्लोस, और अगर आप मुझे चाहेंगे तो मैं मेडिकल निदेशक के रूप में काम करना चाहूंगी। इससे पहले कि कार्लोस जवाब दे पाता, उसका फोन फिर बज गया। यह बगल वाली श्रीमती गोंजालेज थीं। कार्लोस, चैनल 7 चालू करो, उसने कहा। कार्लोस ने रिमोट पकड़ा और चैनल बदल दिया। वहां टाइलर जेनकिंस था। पीटरसन कारखाने के बाहर एक रिपोर्टर के साथ खड़ा था। मैं अब चुप नहीं रह सकता, टाइलर कह रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पिता और श्री पीटरसन को रासायनिक डंपिंग के बारे में पता था। उन्हें पता था कि लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने पैसे बचाने के लिए इसे छिपा दिया। कैमरे ने एलेनोर जेनकिंस को दिखाया, जो टाइलर को दूर खींचने की कोशिश कर रही थी। टाइलर, इसे अभी रोक दो, उसने फुसफुसाया। टाइलर अपनी मां से दूर हो गया। नहीं मां, पिताजी ने जो किया वह गलत था। लोगों की मौत हो गई। मिगुएल की मां की मौत हो गई। रिपोर्टर ने एलेनोर की ओर एक माइक्रोफोन दिया। श्रीमती जेनकिंस, क्या आपके बेटे के आरोपों पर आपकी कोई टिप्पणी है? एलेनोर का पूरी तरह से बना हुआ चेहरा टूट गया। मेरे पति ने मुझे आश्वासन दिया कि रसायन सुरक्षित थे। मुझे नहीं पता था। मैं कसम खाती हूं कि मुझे नहीं पता था कि लोगों की मौत हो रही है। प्रसारण समाचार एंकर में कट गया। हमें अभी अभी यह खबर मिली है कि रॉबर्ट जेनकिंस को जिला अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा पूछताछ के लिए ले जाया गया है। एक संबंधित घटनाक्रम में जॉर्ज पीटरसन ने होश में आ गया है और कथित तौर पर अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। कार्लोस ने टीवी म्यूट कर दिया। तेजी से हो रहे घटनाक्रम से स्तब्ध था। यह हो रहा है, विक्टोरिया ने फुसफुसाया। यह वास्तव में हो रहा है। मिगुएल ने मेसी की ओर मुड़कर कहा। क्या इसका मतलब है कि हम कल भी फुटबॉल खेल सकते हैं? वयस्कों ने हंसी, तनाव को तोड़ दिया। हाँ, मेसी मुस्कुराया। हम निश्चित रूप से कल खेलते हैं। अगली सुबह सामुदायिक मैदान पैक था। समाचार वैन पार्किंग में खड़ी थीं और शहर के दोनों ओर से परिवार मेसी को बच्चों को कोचिंग देते हुए देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। कार्लोस मिगुएल के साथ आया और पाया कि मैदान बदल गया है। नए गोल स्थापित किए गए थे और उपकरणों के डिब्बे साइडलाइन पर बैठे थे। यह सब क्या है? कार्लोस ने पूछा। एक दान, मेसी ने समझाया। मेरे फाउंडेशन से हर बच्चे के पास उचित उपकरण होने चाहिए। जैसे ही मिगुएल वार्म अप के लिए अन्य बच्चों में शामिल हुआ, कार्लोस ने टाइलर को मैदान के किनारे अकेले अजीब तरह से खड़ा देखा। क्या मुझे उसे शामिल होने देना चाहिए? कार्लोस ने विक्टोरिया से पूछा, जो लुइस के साथ आई थी। यह आपका कॉल है, उसने उत्तर दिया। लेकिन याद रखें, वह भी सिर्फ एक बच्चा है। कार्लोस टाइलर के पास गया। तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं लाए? टाइलर ने सिर हिलाया। पिताजी अभी भी पुलिस के साथ हैं, मां अपने वकील के साथ है। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। मैंने एक उभर ली। कार्लोस ने आह भरी। क्या तुम खेलना चाहते हो? टाइलर आश्चर्य से ऊपर देखता है। आप मुझे अनुमति देंगे? मेरे परिवार ने जो कुछ भी किया उसके बाद आपने सच बताया जब यह मायने रखता था, कार्लोस ने कहा। इसमें साहस लगा। मुझे आपकी पत्नी के लिए बहुत दुख है, टाइलर ने चुपचाप कहा। मुझे वाकई है। कार्लोस ने सिर हिलाया। भावना ने उसका गला कस दिया। चलो, बच्चे वार्म अप कर रहे हैं। जैसे ही टाइलर दूसरों में शामिल होने के लिए दौड़ा, विक्टोरिया कार्लोस के बगल में खड़ी हो गई। यह एक अच्छी बात थी जो आपने की, उसने कहा। मारिया भी यही करती, कार्लोस ने उत्तर दिया। वह हमेशा लोगों में सबसे अच्छा देखती थी। विक्टोरिया हिचकिचा गई। कार्लोस, पीटरसन के दस्तावेजों में कुछ और है। मारिया के बारे में कुछ जो आपको पता होना चाहिए। कार्लोस ने खुद को तैयार किया। क्या है? बीमार होने से पहले मारिया रात की कक्षाएं ले रही थी, विक्टोरिया ने समझाया। वह नर्स बनने की पढ़ाई कर रही थी। पीटरसन के पास फैक्ट्री कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम था। मारिया पहली प्राप्तकर्ता थी। कार्लोस आश्चर्य से विक्टोरिया को घूरता रहा। उसने मुझे कभी नहीं बताया। वह आपको आश्चर्यचकित करना चाहती थी, विक्टोरिया ने धीरे से कहा। पीटरसन के दस्तावेजों में उसका आवेदन पत्र शामिल था। उसने लोगों की इस समुदाय में मदद करने के बारे में लिखा था, सिर्फ एक हाउसकीपर से अधिक होने के बारे में। कार्लोस की आंखों में आंसू आ गए। यह मारिया जैसा लगता है। मैदान के पार मिगुएल ने एक गोल किया
और बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मेसी ने उसे हाई फाइव किया और टाइलर भी उत्सव में शामिल हो गया। जैसे ही कार्लोस ने अपने बेटे को देखा, उसने मारिया की उपस्थिति को वर्षों से कहीं अधिक दृढ़ता से महसूस किया। वह मिगुएल पर गर्व करती और शायद वह उस पर भी गर्व करती। समाचार कैमरों ने इस पल को कैद कर लिया। शहर के दोनों ओर के बच्चे एक साथ खेल रहे थे। एक विश्व प्रसिद्ध एथलीट उन्हें कोचिंग दे रहा था और एक समुदाय लंबे समय से छिपे हुए घावों से ठीक होने लगा था। वे जो कैद नहीं कर सके, वह एक ऐसी महिला की भावना थी जिसकी मृत्यु आखिरकार न्याय की ओर ले जा रही थी, जिसका प्यार उसके पति और बेटे का मार्गदर्शन करता रहा और जिसका दूसरों की मदद करने का सपना अब उन तरीकों से पूरा होगा जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही कार्लोस ने बच्चों को खेलते हुए देखा, एक काली टाउन कार मैदान पर आकर रुकी। ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोला और एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला, एक बेंत पर भारी झुककर। जॉर्ज पीटरसन ने चिकित्सा सलाह के खिलाफ अस्पताल छोड़ दिया था और वह सीधे कार्लोस की ओर जा रहा था। जॉर्ज पीटरसन धीरे धीरे कार्लोस की ओर चला। उसका चेहरा क्षीण और पीला था। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड उसके पीछे पीछे चले गए, स्पष्ट रूप से उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे। श्री पीटरसन को बिस्तर पर होना चाहिए, एक गार्ड ने पुकारा। वह चिकित्सा सलाह के खिलाफ चला गया। पीटरसन ने उन्हें दूर कर दिया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे वह करने दो जो मैं करने आया हूं। फुटबॉल अभ्यास रुक गया क्योंकि सभी ने पीटरसन को कार्लोस से संपर्क करते हुए देखा। मेसी सुरक्षात्मक रूप से मिगुएल के पास खड़ा था। कार्लोस मोरेल्स, पीटरसन ने कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। मैं तुम्हारा सामना करने आया। कार्लोस सख्त हो गया। श्री पीटरसन, मैं तुम्हारी माफी का हकदार नहीं हूं, पीटरसन ने जारी रखा। रॉबर्ट और मैंने जो किया वह अक्षम्य था, लेकिन मुझे आपको पूरी सच्चाई जानने की जरूरत है। विक्टोरिया आगे बढ़ी। जॉर्ज, आपको अस्पताल में होना चाहिए। मैं वैसे भी मर रहा हूं विक्टोरिया, पीटरसन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। चौथे चरण का अग्नाशय का कैंसर विडंबना है ना? मैं उसी बीमारी से मर जाऊंगा जिससे मेरे लालच के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। वह कार्लोस की ओर मुड़ गया। मैं तुम्हारी मारिया को जानता था, सिर्फ एक कर्मचारी की पत्नी के रूप में नहीं। वह रात में मेरे कार्यालय की सफाई करती थी, हम बात करते थे। वह असाधारण थी। कार्लोस ने मुश्किल से निगल लिया। हां, वह थी। जब उसने मुझे नर्स बनने की इच्छा के बारे में बताया तो मैंने सिर्फ उसके लिए वह छात्रवृत्ति कार्यक्रम बनाया। पीटरसन ने स्वीकार किया। यह अच्छाई से नहीं था, यह अपराध बोध था। मुझे तब तक संदूषण के बारे में पहले ही पता था। मिगुएल अपने पिता के पास आ गया था, ध्यान से सुन रहा था। फिर वह बीमार हो गई, पीटरसन ने जारी रखा। और मुझे पता था कि क्यों। मैं तब आगे आ सकता था और लोगों को बीमार होने से रोक सकता था, लेकिन मैं एक कायर था। अब क्यों? कार्लोस ने पूछा। 3 साल बाद अब क्यों आगे आ रहे हो? पीटरसन ने एक लिफाफा निकाला। इसकी वजह से आपकी पत्नी ने मरने से पहले मुझे यह पत्र लिखा था। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर सच्चाई कभी सामने आई तो मैं इसे आपको दूंगा। कांपते हाथों से कार्लोस ने लिफाफा लिया। मारिया की लिखावट स्पष्ट थी। एक और बात है, पीटरसन ने कहा। मैंने पीटरसन इंडस्ट्रीज में नियंत्रण हित एक ट्रस्ट को सौंप दिया है। ट्रस्ट अगले 50 वर्षों तक प्रभावित पड़ोस के सभी लोगों के लिए चिकित्सा निगरानी के लिए भुगतान करेगा और कारखाने को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में बदल दिया जाएगा। भीड़ में एक बड़बड़ाहट हुई जो इकट्ठी हुई थी। ट्रस्ट को कौन नियंत्रित करता है? विक्टोरिया ने संदेह से पूछा। आप करते हैं, पीटरसन ने उत्तर दिया। आप और कार्लोस और लियोनेल मेसी, अगर वह तैयार हैं। 3 लोग जिन्होंने दिखाया है कि वे पैसे से ज्यादा इस समुदाय की परवाह करते हैं। मेसी आगे बढ़ा। मैं एक शर्त पर स्वीकार करता हूं कि कारखाने की साइट में पाइन वैली के सभी बच्चों के लिए एक उचित फुटबॉल अकादमी शामिल हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। पीटरसन ने सिर हिलाया। हो गया, कागजात पहले से ही मेरे वकील के पास हैं। अचानक पीटरसन ने अपनी छाती पकड़ ली और लड़खड़ा गया। विक्टोरिया उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह गिर गया, एक एम्बुलेंस बुलाओ, उसने चिल्लाया। उसे धीरे से जमीन पर लेटा दिया। जैसे ही पैरामेडिक्स आए और पीटरसन को ले गए, कार्लोस मारिया के पत्र को पकड़े हुए खड़ा था। अनिश्चित था कि क्या वह उसके अंतिम शब्द पढ़ने के लिए तैयार है।
पिताजी, मिगुएल ने चुपचाप पूछा, क्या आप इसे नहीं खोलेंगे? कार्लोस ने अपने बेटे को देखा। साथ में, उसने कहा, हम इसे साथ में पढ़ेंगे। वे एक बेंच पर बैठ गए और कार्लोस ने ध्यान से लिफाफा खोला। मेरे प्यारे कार्लोस और मिगुएल, पत्र शुरू हुआ। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में सच्चाई आखिरकार सामने आ गई है। गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस पल का उपयोग कुछ बेहतर बनाने के लिए करें। मिगुएल, उस फुटबॉल खिलाड़ी बने जिसका आप सपना देखते हैं, लेकिन याद रखें कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह किसी भी जीत से ज्यादा मायने रखता है। कार्लोस, हिमायमोर, फिर से खुशी पाए। मैं आपको प्यार करने की अनुमति देता हूं। हमारा समय कम हो गया था, लेकिन आप दोनों के लिए मेरा प्यार शाश्वत है। हमेशा आपके, मारिया। कार्लोस के चेहरे से आंसू बह रहे थे क्योंकि मिगुएल चुपचाप रोते हुए उसके पास झुक गया। मैदान के पार पुलिस की गाड़ियों के आने पर हंगामा शुरू हो गया। अधिकारी दिखाई देने वाले हथकड़ियों के साथ आए। रॉबर्ट जेनकिंस, एक अधिकारी ने घोषणा की, आप पर्यावरण अपराधों, कॉरपोरेट धोखाधड़ी और लापरवाही से हुई हत्या के लिए गिरफ्तार हैं। रॉबर्ट, जो स्पष्ट रूप से पीटरसन का सामना करने आया था, जम गया क्योंकि अधिकारियों ने उसे उसके अधिकार पढ़े। एलेनोर हैरान होकर देख रही थी। उसकी परिपूर्ण दुनिया उसके चारों ओर ढह रही थी। पिताजी, टाइलर रोते हुए अपने पिता की ओर दौड़ा। पीछे हट जाओ बेटा, रॉबर्ट ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। यह मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। जैसे ही अधिकारियों ने रॉबर्ट को ले जाया, एलेनोर एक बेंच पर गिर गई। उसका चेहरा उसके हाथों में था। विक्टोरिया ने कार्लोस को देखा। अब क्या होगा? कार्लोस ने मारिया के पत्र को ध्यान से मोड़ा और उसे अपनी जेब में रख दिया। अब हम कुछ बेहतर बनाते हैं, जैसे मारिया चाहती थी। 1 साल बाद पाइन वैली यूथ सॉकर चैंपियनशिप वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन था। नवनिर्मित मोरेल्स पीटरसन स्टेडियम शहर के दोनों ओर से दर्शकों से भरा हुआ था। एक कोचिंग वर्दी में सजे कार्लोस ने अपनी टीम को अंतिम समय के निर्देश दिए। मिगुएल और टाइलर सह कप्तानों के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनकी दोस्ती मुश्किल साल के दौरान गढ़ी गई थी। याद रखें, कार्लोस ने टीम से कहा, दिल से खेलें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। स्टैंड में विक्टोरिया लुइस के साथ बैठी थी, जोर जोर से खुशी से चिल्ला रही थी। उसके बगल में एलेनोर जेनकिंस थी, अब अपने बेटे के प्यार को छोड़कर सब कुछ खोने के बाद अधिक विनम्र थी। रॉबर्ट ने जेल से वीडियो फीड के माध्यम से खेल देखा, जहां वह 10 साल की सजा काट रहा था। उसकी गवाही ने देश भर में इसी तरह के पर्यावरणीय अपराधों में शामिल कई अन्य कॉरपोरेट अधिकारियों को दोषी ठहराने में मदद की थी। जॉर्ज पीटरसन चला गया था। अपने सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के 3 महीने बाद अपने कैंसर के कारण दम तोड़ दिया था, लेकिन उसकी विरासत उस ट्रस्ट में जीवित रही जिसने पहले ही क्षेत्र भर में सैकड़ों परिवारों और पर्यावरणीय सफाई के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान की थी। जैसे ही चैंपियनशिप खेल शुरू हुआ, एक विशेष अतिथि आया, लियोनेल मेसी, जिन्होंने समुदाय का समर्थन करने का अपना वादा निभाया था, ने स्टैंड में अपनी सीट ले ली। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। हाफ टाइम के दौरान स्कोर बराबर होने के साथ मेसी टीम के लॉकर रूम में गया। मेरे पास खबर है, उसने घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय युवा टूर्नामेंट समिति ने पाइन वैली के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अगले महीने आप बार्सिलोना में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। लड़के खुशी से चिल्ला उठे। और भी है, मेसी ने जारी रखा। मारिया मोरेल्स नर्सिंग छात्रवृत्ति पाइन वैली कम्युनिटी कॉलेज में स्थापित की गई है। हर साल 10 छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी। भावनाओं से अभिभूत होकर कार्लोस बात नहीं कर सका। जैसे ही दूसरा हाफ शुरू हुआ, मिगुएल ने आसमान की ओर देखा। यह आपके लिए है मां, उसने फुसफुसाया। खेल के अंतिम मिनट में मिगुएल ने गेंद टाइलर को पास की, जिसके पास गोल करने का एक स्पष्ट मौका था। इसे लेने के बजाय टाइलर ने इसे वापस मिगुएल को पास किया। शॉट, लो कप्तान, टाइलर ने पुकारा। मिगुएल का किक गोलकीपर के पास से होकर नेट में चला गया। स्टेडियम में धमाका हुआ। कार्लोस जीत में अपनी बाहें उठाता है। उस परिपूर्ण पल में मारिया की उपस्थिति को महसूस करता है। बाद में जैसे ही टीम ट्रॉफी के साथ जश्न मना रही थी, एक रिपोर्टर ने कार्लोस से संपर्क किया। कोच मोरेल्स, अपने समुदाय के द्वारा जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जीत कैसा लगता है? कार्लोस ने परिवर्तित पाइन वैली को देखा। बच्चे अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक साथ खेल रहे थे। नया चिकित्सा क्लिनिक समुदाय की सेवा कर रहा था
और स्वच्छ कारखाना उचित मजदूरी के साथ नौकरी प्रदान कर रहा था। यह सिर्फ एक खेल जीतने के बारे में नहीं है, कार्लोस ने उत्तर दिया। यह हमारे समुदाय को वापस जीतने के बारे में है। यह दूसरे मौके और चंगाई के बारे में है। सबसे बढ़कर यह याद रखने के बारे में है कि हम सभी के अंदर एक चैंपियन का दिल है। हमें बस किसी पर विश्वास करने की जरूरत है। जैसे ही पाइन वैली पर सूरज ढलता है, मिगुएल और टाइलर ने टीम को विजय लैप पर ले जाया। कार्लोस ने अपने बेटे को देखा, अब टेप से बंधे जूते वाला शर्मीला लड़का नहीं, बल्कि उज्जवल भविष्य वाला एक आत्मविश्वास से भरा युवा व्यक्ति। और कहीं कार्लोस जानता था, मारिया भी देख रही थी। स्टैंड में विक्टोरिया ने अपना हाथ कार्लोस के हाथ में डाल दिया। महीनों की दोस्ती के बाद जो धीरे धीरे कुछ और बन गई थी, उन्होंने आखिरकार अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया था। मिगुएल ने अपनी आशीर्वाद दिया था, यह कहते हुए कि यही उसकी मां चाहती थी। वह इतनी गर्व करती। विक्टोरिया ने फुसफुसाया। हां, कार्लोस ने सहमति व्यक्त की, उसका हाथ निचोड़ते हुए। हम सभी का। जैसे ही पाइन वैली पर रात छा गई, स्टेडियम की रोशनी ने एक समुदाय को रोशन किया जो न केवल एक प्रसिद्ध एथलीट के दौरे से, बल्कि सही के लिए खड़े होने वाले सामान्य लोगों के साहस से बदल गया था। एक समुदाय जिसने सीखा था कि सच्चे चैंपियन को उनके पैरों पर मौजूद जूतों से नहीं, बल्कि उनके दिल से मापा जाता है। अंत।